ओके, तो एफ टेस्ट हमने बताया था, आपसे बात हुई थी कि विद इन ग्रुप वेरिएंस और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस दोनों का रेशियो रहता है, उसको हम एफ टेस्ट बोलते हैं या फिशर टेस्ट बोलते हैं, जिनके नाम पे इसको हमें रखा गया, इसीलिए हम इसको एफ टेस्ट बोलते हैं। सो वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा दो चीजें होती हैं। हाँ, इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट वन वे एनोवा एंड देन द सेकंड टू वे एनोवा। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या है कि देर आर के सिंपल रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द के पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन में से एक नंबर ऑफ आपने वो निकाल लिए, क्या कहते हैं, सैंपल्स हमने निकाले। द के सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दैट इज द सब्जेक्ट इन वन ग्रुप कैन नॉट बी रिलेटेड इन एनी वे टू सब्जेक्ट इन सेकेंड ग्रुप। हमने बात किया था दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की जब हम टी टेस्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये एक पॉपुलेशन है कि इसमें से हमने बहुत सारे सैंपल्स ले लिए, सैंपल 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, ये सारे सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट को करने की, तभी हम ये कर पाएंगे जब ऐसा होगा। तो के सैंपल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, के सैंपल्स आर independent of each other, that is the subject in one group cannot be related to any way to subject in second group। यानी कि दो ग्रुप्स लिए हैं, दो सैंपल्स लिए हैं, तो एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप से किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा एक रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सारे पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं और एफ टेस्ट भी उसी के अंदर आता है। एंड देन पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, दैट इज ईच ट्रीटमेंट ग्रुप हैज ए पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी सभी का जो वेरिएंस है वो इक्वल है। आप ये सभी जो पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, यानी जहां से लिया गया है हमारा सैंपल, वहाँ उस पॉपुलेशन में सारे वेरिएंस जो है वो दे आर लाइक इक्वल। तो ये भी बात हमने की थी। तो कंप्यूटिंग द एफ स्टैटिस्टिक फॉर एनओ, तो हमने बात की थी एफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एनओ। एफ स्टैटिस्टिक इसीलिए हमने कैलकुलेट किया था कि हमें निकालना होता था क्या एफ टेस्ट में, कि भाई हम वेरिएंस निकालते हैं और विद इन बिटवीन का हम उसको क्या कहते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो अब सपोज कैलकुलेशन कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या है उससे फोकस रखना है, ठीक है। कंप्यूट द सैंपल मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट एक्स। भाई आपको कंबाइंड मीन निकालना है, कंप्यूट द सैंपल मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा। अभी हम इसको आगे देखेंगे, है ना। तो हमें पहले निकालना है दैट इज डेटा सेट एक्स। फाइंड द सैंपल मीन ऑफ ईच ट्रीटमेंट सैंपल। भाई हमने जितने भी सैंपल लिए वहां पे, अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि जब हम वन वे एनोवा की बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, तो जितने भी सैंपल हैं, है ना, उनके मीन हम निकालते हैं। फाइंड द सैंपल मीन ऑफ ईच ट्रीटमेंट, फाइंड द सैंपल वेरिएंस ऑफ ईच ट्रीटमेंट। तो क्या निकालना है, मीन देन सैंपल वेरिएंस, कंप्यूट द मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एमएसटी। एमएसटी क्या, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, यानी कि मीन जो स्क्वायर मीन आया है जो ट्रीटमेंट ग्रुप्स है जो भी हमारा है एमएसटी। कंप्यूट द मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, जो एरर की हम बात कर रहे हैं, तो मीन स्क्वायर एरर का मीन स्क्वायर हम निकालेंगे और उसी को हम यानी कि एमएसटी डिवाइडेड बाय एमएससी यानी मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो अब एमएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, ये है एमएसटी क्या, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, मीन का स्क्वायर है। तो ये n1 जैसे हम निकाला एक पॉपुलेशन है, और ये xi माइनस x1 स्क्वायर, ये क्या है, मीन सैंपल मीन है ये, ठीक है। और ये मीन यहाँ से इसका
डिविएशन आप कह सकते हैं, है ना। तो अब इसका स्क्वायर हमने कर दिया, तो स्क्वायर निकाल लिया, एंड देन यहाँ पे k-1, k-1 क्या है कि जितने सैंपल्स हैं, सपोज 5 सैंपल्स हैं, तो 5 माइनस 5 माइनस 1 वो k-1 हो जाएगा, जो हमने एफ टेस्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे किया था। MSE क्या हो जाएगा आपका n-1 इंटू एस स्क्वायर, यानी जो आपका s क्या है सैंपल वेरिएंस है, एंड ये n-1 आपका आ गया, एंड n-k, ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे हम निकालते हैं, यहाँ n-k यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास आइटम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स के का मतलब कितने ग्रुप्स हैं, यानी 5 सैंपल हैं जैसे, और एक सैंपल में 50 लोग हैं, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, तो दैट इज n-k, ये हमने निकाल लिया। Then what is MSE and MST? Let's understand that thing, right? So MSE, mean square due to error, measures how different the observation within each sample are from each other. Variance मैंने आपको बताया कि ये एक सैंपल है और ये सैंपल में कौन सा डेटा किससे कितना दूर है, डेटा कितना दूर है एक दूसरे से, वो उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। मैंने पहले भी बात किया है, जो जब मैंने ऐसे बात किया था कि यहाँ पे मैंने तो यहाँ से कितना इसका डिफरेंस है, कितना एक दूसरे से मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे है तो कितना एक दूसरे से डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो एरर है। तो मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर मेजर्स हाउ डिफरेंट द ऑब्जर्वेशंस विद इन ईच सैंपल और फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितना दूर है। मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर मतलब एरर क्या होता है, ये एरर क्यों होती है, ये सैंपलिंग की वजह से होती है, तो जो भी एरर्स हुई है उसकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कितना वेरिएंस क्या है। इट कंपेयर्स ओनली ऑब्जर्वेशन विद इन द सेम सैंपल, क्योंकि मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, अब जब हम बात कर रहे हैं तो एक सैंपल है ये सपोज S1, इसके अंदर का जो डेटा है वो एक दूसरे से कितना उसमें वेरिएशन है, ये हम देख रहे हैं। हम S1 और S2 के बीच में नहीं देख रहे हैं, ये हो जाएगा विद इन ग्रुप, है ना। और S1 के अंदर ही जब हम देख रहे हैं तो हो जाएगा विद इन ग्रुप, जब हम S1 S2 के बीच का देख रहे हैं तो वो हो जाएगा बिटवीन ग्रुप्स। तो ये हम एक सैंपल के अंदर देख रहे हैं कि S1 S2 S3 उनके अंदर कितना कितना क्या क्या वेरिएंस है। लार्जर वैल्यू करस्पॉन्ड टू मोर स्प्रेड सैंपल, अगर ज्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब डेटा हमारा बहुत बिखरा हुआ है। दिस मीन स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मीन स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो लार्जर वैल्यू करस्पॉन्ड टू मोर स्प्रेड सैंपल की डेटा हमारा बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है, एक जगह से दूसरी जगह पे, कुछ यहाँ है कुछ दूसरी जगह पे, तो बहुत फैला हुआ है डेटा। दिस मीन स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द पॉपुलेशन वेरिएंस। और जब हम मीन स्क्वायर निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो आपकी पॉपुलेशन है उसका जो उस बराबर वेरिएंस है, पॉपुलेशन जो वेरिएंस है ऑलमोस्ट उसके बराबर ही होता है, हम ये मान के एजम्पशन चलते हैं। फिर आता है MST, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट मतलब कि सैंपल 1 है, सैंपल 2 है, सैंपल 3 है, इस वाले को हमने ट्रीटमेंट दिया यानी कि CBT इसको दी, इसको हमने कुछ नहीं दिया, इसको हमने इंटरपर्सनल थेरेपी दे दी या साइकोएनालिसिस दे दी, तो 3 ग्रुप हो गए। अब इनको हमें कंपेयर करना है, तो ड्यू टू ट्रीटमेंट में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, जब इनको 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 ऐसे हम मतलब S3 को S1 से, S1 को S2 से, S1 को S3 से, S2 को S3 से, S2 को S1 से हम कंपेयर करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि भाई क्या जो हमने ट्रीटमेंट दिया है या जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। दैट इज वाई यू कैन से दैट इज बिटवीन ग्रुप्स, ये विद इन, ये बिटवीन। तो मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट मेजर्स हाउ डिफरेंट द सैंपल आर फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। इट कंपेयर द डिफरेंट सैंपल मीन, अलग अलग सैंपल्स के मीन्स को हम कंपेयर करते हैं। लार्जर वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड टू मोर स्प्रेड सैंपल, ज्यादा वैल्यू है अगर मीन का तो ये इंडिकेट करता है कि डेटा बहुत फैला हुआ है। कैसे कि जैसे एक डेटा 50 है, एक है 500, तो 500 प्लस 50 हो गया 550। अब इसका हमें निकालना है एवरेज, तो 550 डिवाइडेड बाई 2, मीन निकाल लेंगे तो मीन ज्यादा आएगा, है ना।
अगर पास पास में यानी 50 है, 55 है, 56 है, 52 है, इनका मीन निकालेंगे तो 50 के आसपास ही आएगा। तो वही लार्जर वैल्यू करस्पॉन्ड टू मोर स्प्रेड सैंपल मीन, यानी कि सैंपल मीन अगर ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब हमारा डेटा वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सिग्निफिकेंटली। अंडर द नल हाइपोथेसिस दिस मीन स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द पॉपुलेशन वेरिएंस। और तो नल हाइपोथेसिस हमें मान के चलते कि अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, है ना, स्क्वायर कर देंगे जो भी हमारी वैल्यू आएगी मीन की, तो वो उसका पॉपुलेशन का जो मीन है उसके बराबर ही होगी, जो हमारी नल हाइपोथेसिस बोलती है। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है एफ टेस्ट का, जो इसमें पहले मीन स्क्वायर ड्यू टू द ट्रीटमेंट दैट इज एमएसटी, मीन स्क्वायर ड्यू टू द एरर दैट इज एमएसई। और ये हम कैसे निकालते हैं एमएसटी एमएसई, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये वैल्यूज निकालने के बाद आप एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मेट फॉर एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, अब क्या हो गया कि आपने देखा सेम वही चीज, ये टेबल बनाते हैं, या अगर आपके पास स्पेसेस में डाल के आप डेटा ऑर्गेनाइज करते हो, ये स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हो, तो आपका क्या होता है, इस तरह से टेबल बन के आ जाता है ना। कि आपने देखा क्या है, ट्रीटमेंट का निकाला, एरर का निकाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल एस एस टी प्लस एस एस ई नीचे हमने लिखा। तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिख ली ग्रुप से, यानी कि ट्रीटमेंट की बात करें तो ग्रुप आएगा ना। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, एक ग्रुप को एक ट्रीटमेंट दिया गया, एक दूसरे को नहीं दिया गया, है ना। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ग्रुप्स की बात होती है, ग्रुप्स का नंबर कितना है उसको हम के बोलते हैं। सपोज 5 ग्रुप्स हैं तो के हो गया 5, या 2 हैं तो 2, तो या 3 हैं तो 3। उसी तरह से एक सैंपल में कितने लोग हैं, 50, 60, 70 जो भी हैं, वो आपका हो गया एन। देन आप एमएसटी और एमएससी निकालते हैं। एंड फिर एफ टेस्ट क्या है, मैंने बोला था कि आपको क्या निकालना है, वेरिएंस का इनका रेशियो निकालते हैं हम। तो अब एमएसटी डिवाइडेड बाय एमएससी, तो अब आपका यहाँ पे एफ स्कोर आ गया। एफ स्कोर को हम एक सर्टेन अल्फा यानी 0.05 या 0.01 प्लस K1n-K, इन पे हम लोग देखते हैं कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू एफ की क्या आई है टेबल से, जैसे बाकी में भी हम करते हैं। और वहां से हम देखते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो वन वे एनोवा टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, एफ इक्वल टू एमएसई डिवाइडेड बाय एमएसडब्ल्यू, एंड एमएसई मींस स्क्वायर अमंग बिटवीन वेरिएंस, और एमएसडब्ल्यू मींस स्क्वायर विद इन एरर वेरिएंस। तो अमंग बिटवीन वेरिएंस, तो ये एमएसए एमएस क्या कहते हैं, एमएसडब्ल्यू का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सेम चीज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, C-1 N-C कॉलम पॉपुलेशन ग्रुप n इक्वल टू टोटल सैंपल साइज। तो ये सेम चीज है जो अभी हमने डिस्कस की। वन वे एनोवा की अगर हम समरी देखें क्या चीज है, कि एफ टेस्ट द रेशियो अमंग एस्टिमेट द वेरिएंस एंड विद इन एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस बिटवीन और विद इन। ठीक है, therefore it must always be positive. In the null hypothesis of equal means is true, then this ratio should be 1. तो अगर देखो क्या बोला है कि नल हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम ये बोले कि अगर हमारा जो डेटा है ना, या जो हमारा स्टेटिस्टिक्स हम लगा रहे हैं, और हम ये बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस 0 है ना। तो नल हाइपोथेसिस 0 का मतलब H0 का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन में और सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि उसका पॉपुलेशन का मीन और आपके ग्रुप का मीन सिमिलर रहेगा। तो अगर हम बात करें, अगर सेम रहेगा और उसका हम रेशियो निकालें, यानी बिटवीन ग्रुप विद इन ग्रुप का रेशियो निकाल लें कि 1, तो अब जैसे हम बोला कि इसका जो रेशियो है, क्योंकि दोनों का ऐसे समझ सकते हैं आप कि भाई ये पॉपुलेशन का मीन है, म्यू 1 है, जैसे म्यू है पॉपुलेशन का मीन, दैट इज सपोज 12 है, और इसका मीन क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं सैंपल मीन भी 12 है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं तो दोनों का मीन इक्वल होगा।
तो अब इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे 12 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे बोली गई है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मान के चलते हैं कि दोनों का मीन पॉपुलेशन और सैंपल दोनों का मीन सिमिलर एक ही एम पर आएगा। तो इफ द नल हाइपोथेसिस इज इक्वल ऑफ इक्वल मीन्स इज ट्रू, देन द रेशियो शुड बी 1। अगर नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है, सच है, तो हम क्या होगा, उसका रेशियो 1 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दोनों का जो रेशियो है वो सिमिलर है। The degree of freedom in the denominator will be typically n minus c, while the degree of the freedom in the numerator will be small c minus 1. The numerator is expected to be greater than the denominator. तो numerator हमेशा हम मान के चलते हैं कि छोटा होगा और denominator बड़ा रहेगा, यानी n माइनस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस 1। तो ये हम मान के इसके अंदर चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं वन वे एनोवा का। सिंपल सा एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास को आप अगर आपने मिस किया है तो डिफिकल्टी होगी समझने में। तो सपोज यू आर ए ट्रेनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इज देयर ए डिफरेंस इन मीन लर्निंग टाइम्स। ठीक है, क्या कोई जो सीखने का जो लर्निंग का जो टाइम है उसकी मीन में कोई डिफरेंस है? 12 पीपल यूजिंग 4 डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, यानी 12 लोग हैं अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। अल्फा कितना हमने ले लिया है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना ले लिया, 0.05 सीओटी के साथ हम ये देखना चाहते हैं। तो अब क्या है, 4 डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं? M1, M2, M3, M4, यानी अकेले अकेले सिखाया जा रहा है, ग्रुप में हम सिखा रहे हैं, है ना, क्लास में हम कर रहे हैं, जो भी है। तो अलग अलग ग्रुप्स हमने यहाँ पे ये 4 ग्रुप्स लिए हैं। ठीक, तो वन वे स्टैटिक सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि आप H0 आपको पता है कि दोनों इक्वल होंगे, रेशियो H1 हमारी क्या होगी कि हम H1 क्या होगी भाई, किसी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मीन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। H1 क्या करें, नहीं, डिफरेंट जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उनका रिजल्ट जो है डिफरेंट हो सकता है, उनका इफेक्टिवनेस अलग अलग हो सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, टी टेस्ट हमने डिस्कस किया था। तो टी टेस्ट जब 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे है ना, वेरिएबल वेरिएबल जब ज्यादा होते हैं तो फिर हम ये M1, M2, M3, इसमें देखो क्या हो गया, अलग अलग 4 डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स हो गए, तो अलग 4 वेरिएबल्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पे वन वे एनोवा यूज करते हैं। काम ये एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जो टी टेस्ट है और ये सारे हैं उन्हीं की तरह करता है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाली, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन में की निकाल ली, जो मैंने बात किया था। बिटवीन में क्या हो जाएगा, k-1, विद इन में क्या हो जाएगा, सपोज 50 का सैंपल है तो सॉरी, इसमें इसी से ले लेते हैं, 4 हैं तो df यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, b मतलब बिटवीन, बिटवीन ग्रुप्स कितना होगा, टोटल 4 है तो 4-1 हो जाएगा। और विद इन ग्रुप कितना है, 12 लोग हैं तो 12-1 हो जाएगा। आई बात समझ? नहीं, 12 माइनस कितने टोटल हैं, एक होता है तो 1 माइनस होता है, टोटल 4 है तो 12-4 आपका हो जाएगा, यानी कि n माइनस के, जो हमने अभी किया था। अब आप उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी एनल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, वन वे एनोवा में। आई बात समझ में? तो अब इसको देखते हैं कि हमने क्या किया। नल हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि μ1, μ2, μ3 एंड μ4 आर इक्वल। भाई जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जिनके थ्रू पढ़ाया जा रहा है वो सारे के सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल एक जैसे ही हैं, ये बोल रहे हैं, तो यानी कि सारे इक्वल हैं। और नल हाइपोथेसिस हमारी हमने क्या ले लिया, ये अल्फा 0.05 ले लिया। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कहेगी, ये इसका उल्टा कहेगी कि भाई μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μ4। तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो अब नॉट ऑल इक्वल, यानी दोनों सारे के सारे इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने लिखा k-1,
पहले बिटवीन ग्रुप है तो 4 ग्रुप है, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। n माइनस के मैंने बताया था टोटल 12 है, 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप आ जाएगा। क्रिटिकल वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये निकाला हुआ है, 0.05 का हमने लिया हुआ है, जो अल्फा लेवल की बात जब हम करते हैं। समरी टेबल हम कैसे लिखेंगे, एमंग मेथड्स विद इन एरर्स, मेथड्स में और एरर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिख लिया, सम ऑफ स्क्वायर्स लिख लिया, मीन ऑफ स्क्वायर्स लिख लिया, और यहाँ पे आपने एफ निकाल के लिख लेंगे। तो ये एक तरीका है कि कैसे आप वन वे एनोवा यूज करते हैं और उसका फायदा क्या है। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं, तो हमने निकाल लिया, तो F इक्वल टू एम एस ए डिवाइडेड बाई एम एस डब्ल्यू। ठीक है, तो 116 डिवाइडेड बाई 10 यानी 11.6। एम एस ए जो आपका था 11.6, रिजेक्शन लेवल हमारा था 0.05। कंक्लूजन, देर इज एविडेंस पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट। तो उनके पॉपुलेशन मीन हमारे मतलब सैंपल का पॉपुलेशन मीन और ग्रुप का पॉपुलेशन मीन डिफर करता है। इसका मतलब हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गई, और हमारी जो ये नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। तो समरी टेबल सॉल्यूशन, अब ये सेम चीज है, ये मैंने बता रखा है आपको, ये बताया ये बताया ये बताया। अब 116 मीन ऑफ स्क्वायर्स आ गया, 116 एंड 10, तो 116 डिवाइडेड बाय 10 एफ आ गया। तो अब टोटल 428 आपका सम ऑफ स्क्वायर्स आया, तो 11.6 इज द एफ वैल्यू। इसको अब हम देखेंगे एफ टेस्ट में कि जो वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हमें अपना डिसीजन क्या लेना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है, ये हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इसमें सर ये स्क्वायर आवाज कट के आ रही है आपकी। 348 नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सम ऑफ और सम ऑफ स्क्वायर्स स्क्वायर का वो 348 निकालते हैं ना, कैसा ये सर? आप यहाँ पीछे देखो, मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक मिनट, इधर पीछे हम जाएंगे, एक वहां पे मिनट आप दिखा सर एक देखिए। बार। अब जैसे ये है ना कि M1 M2 ये 4 ग्रुप्स आ गए, है ना, ये 4 ग्रुप्स आ गए। अब इसमें से हमने ये नल ठीक है जी, हाइपोथेसिस ठीक और ये है। बनाया, ठीक। ठीक और है, क्रिटिकल वैल्यू हमने ले लिया। कैलकुलेशन ठीक में है जी। हमने जैसे MS की बात की, इसमें ये देखो, हाँ, एमंग सम ऑफ स्क्वायर्स इतना आ जाएगा, एमंग मेथड्स यानी डिफरेंट मेथड्स के बीच में और विद इन ग्रुप की एरर्स क्या है, ये यहाँ पे आप जब एफ टेस्ट कर रहे थे, एक मिनट, ये यहाँ से जी निकाला जी है जी 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 एमएससी। जी जी अब जी। इस सम ऑफ स्क्वायर्स ऐसे निकाला है कि सिग्मा n1 जो पहला वाला विद इन ट्रीटमेंट है, तो x1 माइनस x2 एक्स आई इंटू एक्स, तो ये आपका MSE है, क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और MST है मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से मीन में क्या डिफरेंस आए हैं, और जिस अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उसका क्या स्कोर आया हुआ है, और क्या कहते हैं वेरिएंस है उसका क्या स्कोर, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू हम निकालते हैं। ओके सर, ओके सर। हम्म। जी जी जी। तो उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशंस हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है सर। अब हमारा आ जाता जी है जी। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज एन एक्सटेंशन टू वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखो वहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, बहुत पहले बता दिया था, तो अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जैसे इससे पहले वाले टेस्ट जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें क्या था कि ट्रेनिंग मॉड्यूल है, 4 ग्रुप्स हैं उन पे, तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का इफेक्ट हम ग्रुप्स पे देख रहे हैं। तो वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 4 ग्रुप्स पे हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये। तो जहां एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वहां पे हम यूज करते हैं टू वे एनोवा। प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, पर हम बात करते हैं the two-way analysis of variance is an extension to the one-way analysis of variance. There are two independent variables, hence the name is two-way. Assumptions क्या है, population from which the sample are obtained must be normally and approximately normally distributed. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई पैरामीट्रिक है तो ये मान के चलते हैं कि आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको फॉलो कर रहे हैं। द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द वेरिएंसेस ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल, तो पॉपुलेशन के जो वेरिएंस हैं वो इक्वल होने चाहिए। हम मान के चलते हैं कि सैंपल है ना, द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल होना है। द ग्रुप मस्ट हैव द सेम सैंपल साइज, ग्रुप्स जितने भी हैं आपने 2 3 4 जो भी ग्रुप्स लिए हैं सर इक्वल साइज के होने चाहिए, यानी अगर एक में 10 लोग हैं तो दूसरे में भी 10 है। So we are interested in the effect of two categorical factor on the response. We are interested in whether either of the two factor have an effect on the response, whether there is an interaction effect. तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो दो वेरिएबल हैं वो कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे डेटा पे जो हम स्टडी करना चाहते हैं, या दोनों ही वेरिएबल्स मिलके एक नया इफेक्ट डाल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है दोनों अलग अलग इफेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है दोनों मिलके कुछ एक इफेक्ट डाल रहे हैं। तो एन इंटरेक्शन effect means that the effect of the response of one factor depends on the level of the other factor। यानी कि वेरिएबल 1 है जैसे और वेरिएबल 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका अपना इफेक्ट होगा, इसका अपना इफेक्ट होगा। अब दोनों का मिला के अलग इफेक्ट हो सकता है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो examine the effect of two factors on the dependent variable, percentage carbonation and percent carbonation in line speed on soft drink bottling process। तो टू फैक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो फैक्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द दीज टू फैक्टर्स। तो अब हम एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि दो फैक्टर्स हैं, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देख रहे हो। यूजुअली बाकी इससे पहले जो हमने किया उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका इफेक्ट हम देख रहे होते हैं, है ना। देन सर इसमें ये दो, हाँ जी सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ इसमें दो डिपेंडेंट ही हैं सर, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, ये देखो टू फैक्टर्स, अब एग्जांपल हमने लिया क्या, टू फैक्टर्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। टू फैक्टर्स का मतलब हो हाँ गया, ये तो ठीक हाँ है तो सर, ये ठीक फैक्टर्स है, का मतलब हो गया ये ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, जो फैक्टर्स के एक है तो हम वन वे इनोवा बोल रहे हैं, एक फैक्टर है, दो है तो टू वे इनोवा बोल रहे हैं। हाँ ये, हाँ हाँ ये भी ठीक है सर, हाँ ठीक तो है। इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो अब ये मीन्स दो फैक्टर फैक्टर में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं 1 IV2, इनका इंटरेक्शन कैसे इफेक्ट करता है डिपेंडेंट को, ये भी हमें देखना है। तो इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ दीज टू फैक्टर्स की इनके दोनों वेरिएबल्स का कैसे इफेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं। और इसी को यूज करके जो 16 PF क्वेश्चनर है अगर आपने देखा होगा तो क्या कहते हैं वो आपका उसको 16 फैक्टर कहते हैं, तो वो फैक्टर्स इसी तरीके से निकाले गए हैं, ठीक है। तो अब देखो इंटरेक्शन क्या हो सकता है, नो इंटरेक्शन वाला ग्राफ क्या कह रहा है कि ये आप दोनों अपना अपना अलग अलग इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। फैक्टर बी लो, फैक्टर बी हाई, ठीक है, ये हाई है लो, ये हो गया। अब इंटरेक्शन फैक्टर ए है इंटरेक्शन, सो अब फैक्टर ए क्या हो रहा है कि ये क्या कहते हैं लो हाई इस तरीके से आपका बना रहा है, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है, डेटा हमारा बता रहा है।
तो टू वे एनोवा मॉडल, तो अब टू वे एनोवा कैसे हम निकालते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हम मान लेते हैं कि सारे मीन्स एक जैसे हैं, अगर मतलब कोई डिफरेंस है नहीं इनके अंदर, तो इसको हम नल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम बोलते हैं दो कि दोनों, ये दोनों जो हैं, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है, और नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि डिफरेंस नहीं है, एज इट इज जो हमारा बाकी चीजों में हम लोग नल हाइपोथेसिस में करते हैं। तो यूजुअली हैव ए स्मॉलर टोटल सैंपल साइज सिंस यू आर स्टडिंग टू थिंग्स एट वंस। तो आप क्योंकि ये दो चीजों को एक साथ स्टडी कर रहे हो, यूजुअली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो क्या होता है स्मॉलर टोटल सैंपल साइज, मतलब यूजुअली इसमें टोटल स्मॉलर जो है वो सैंपल साइज हम लेते हैं, एंड रिमूव सम ऑफ द रैंडम वेरिएबिलिटी। Sum of the random variability is now explained by the second factor, so you can more easily find significant difference. तो removes from the random variability, कि random variability जो होती है जिसका पता नहीं कितना कौन सा स्कोर किधर जाएगा, उसको हम random variability बोलते हैं. So we can look at interaction between factors. Significant interaction means the effect of one variable changes the dependent on the level of the one factor. तो कहने का मतलब है कि एक जो वेरिएबल है वो दूसरे की प्रेजेंस में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कहने का मतलब है ना। तो इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है वो हमें यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वाई डू नॉट टू वन वे, तो वाई डू नॉट टू वन वे एनोवा इंस्टेड ऑफ टू वे एनोवा, कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू है, भाई दोनों का अलग अलग वन वे एनोवा कर लो, बात खत्म हो गई, क्यों हम टू वे एनोवा करें। तो वाई, सो अब क्या है, द रिजल्ट ऑफ द टू वन वे एनोवा इज विल बी आइडेंटिकल टू द टू वे when the factors have completely independent result from each other. तो अगर द रिजल्ट ऑफ टू वे एनोवा, टू वन वे एनोवा मतलब दो बार अलग अलग हमने किया अलग अलग फैक्टर के साथ में, विल बी आइडेंटिकल टू द टू वे व्हेन द फैक्टर हैव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रिजल्ट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स हैं, तो दो अगर हम अलग अलग करते हैं तो उनका जो रिजल्ट दोनों का होगा वो एक जैसा ही होगा, कहने का मतलब ये है। तो as a result, actually ANOVA can be n way, and any good statistics package can compute ANOVA with more than two factors with F-test and general ANOVA table. तो एक से एक हुआ, दो हुआ, तीन फैक्टर, चार फैक्टर, यानी n फैक्टर्स भी हो सकता है, मतलब कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। और कोई भी जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस आते हैं, जैसे हमने बात किया था इसका आपको SPSS का, तो जैसे वो कई सारे एनोवा, मतलब कोई अच्छा रबेस सिस्टम, कई सारे उनको आपका क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है, रिजल्ट्स निकाल सकता है। तो वी कैन डू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ जी, सब कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो लाइन पे हो आप लोग? जी सर। तो आपका हो गया टी टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना, पोस्ट हॉप रह गया है वन वे, एंड इसी का होता है, इसी में आएगा, अब करा दूंगा मैं। वन वे, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ये हम कराएंगे जो एक साथ जाते हैं। रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसी पे बेस्ड ही कराऊंगा मैं। सिंपल लीनियर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो ये दो तीन चीजें और रह गई हैं, ये नेक्स्ट एक दो क्लासेस में हम मंडे, आज तो सैटरडे है,
तो मंडे से हम करेंगे, देन विल कम टू नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इन केस आई कैन अंडरस्टैंड